गली ने कहा। मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित उनके कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। यह बहुत पुरानी गली है, बहुत ही पुरानी। जब से जन्म लिया है तब से इसे इसी रूप में देख रहा हूँ। इसी धूल में लोट पोट कर खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ। स्वयं यह गांव भी कोई साधारण गांव नहीं, एक ऐतिहासिक गांव है। इसकी गलियों से होते हुए महावीर और बुद्ध न जाने कितनी बार गुजरे हैं। अब भी यहाँ की पगडंडियों पर उनके पांवों के भार की ऊष्मा का अनुभव होता है। इस गली के दोनों ओर से वहाँ तक सामान्यतः मिट्टी के खपरेल मकान हैं, जिन पर यात्री समय और इतिहास के पांवों से उड़ी धूल की जमी तहों में न जाने कितने दास्तान छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक मेरा मकान भी है। गली के ठीक सामने से दाहिनी ओर बेर का बहुत पुराना पेड़ है, जिसमें आज भी उतने ही फल लगते हैं जितनी उसमें पत्तियां हैं। यह पेड़ मुझे बहुत प्रिय है। इसकी डालियों पर बंदरों की तरह कूद कूद कर न जाने कितनी बार मैंने इसके फल खाए हैं और गिराए हैं। इस सुख का अनुभव हर किसी के वश की बात नहीं। वह पेड़ नहीं, वह तो मेरा बीता हुआ बचपन है। इसकी डाली पर चढ़ने को मेरे पांव कुल बुलाए ही थे कि खिड़की से माँ की हंसती सी आवाज़ आई, बड़का यह क्या, अब तू बड़ा हो गया है, लोग क्या कहेंगे। मैं बलदेवा से तेरे लिए बेर मंगवा देती हूँ। बलदेवा मेरा कमियाँ, जिसके साथ मैं पेड़ों से लटकते घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उतारने जाता था। कच्चे कुओं की मांद में रहने वाली चिड़िया के बच्चे पकड़ने के लिए बलदेवा न जाने कितनी बार कुएं में उतरा है। बलदेवा का नाम सुनते ही मेरी आंखों में शरारत भरी चमक उतर आती है। माँ फिर हंसी, बोली कुछ नहीं, परंतु उसकी हंसी के हिलकोरे में एक ही बात है, अब तो तू बड़ा हो गया है ना, लोग क्या कहेंगे। उम्र और समझदारी आदमी के कितने सुख छीन लेते हैं। इस गांव में हर प्रकार के लोग रहते हैं, सदियों से रहते चले आ रहे हैं। ब्राह्मण, मुसलमान, यादव, नाई, कुर्मी, कहार, चमार आदि। पहली नज़र में यहाँ किसी की जाति जानना बहुत कठिन है। शादी विवाह में औरतें एक दूसरे के घर में पहुंचकर सदियों से धमा चौकड़ी मचाती हुई एक ही प्रकार का गीत गाती चली आ रही हैं। हाँ, इधर पहली बार हमने यहाँ गीत का नया बोल सुना। मोरे पिया कॉलेजिया साइकिल बजावे टुना टुन हो। जरूर कोई पढ़ी लिखी बहू गांव में आई है। लोग यहाँ एक दूसरे को चाचा, बाबा, भैया, भौजी, दीदी, दादी कहकर बुलाते हैं, जैसे नन्नन अहीर करीमन मियाँ के बाबा हैं, क्योंकि दोनों के दादाओं में भाईयारो था। इसी प्रकार कैलाश कहार की चचानी रामसुख पांडे की चचानी हुई। यह संबंध केवल इसी गांव के छोटे बड़े लोगों के बीच स्थापित नहीं है। कई गांवों के लोग आपस में बड़ी मुस्तैदी के साथ संबंध निभाते हैं। कोई किसी के संबोधन में गलती करे तो लोग उसे तुरंत टोक देते हैं। यह कोई आज का रिश्ता तो है नहीं, सदियों सदियों से चला आ रहा है। फिर इसमें कोई भूल कैसे हो सकती है। इस गांव की एक एक गली हमेशा हमारे दिलों में भी रहती है। हम चाहे अपने गांव से हजारों कोस दूर ही क्यों न रहें, इसी में तो तरह तरह के खेल खेलते हुए हम बड़े हुए हैं। वर्षा की पहली बूंद जैसे ही पड़ती है, उसकी सौंधी गंध अपने आप महसूस होने लगती है, चाहे हम कहीं भी हों। मार्च अप्रैल में चलने वाली पछुआ हवा दिलों में अजीब सी गुदगुदी पैदा करने लगती है। परंतु इस बार अपने गांव में मुझे बहुत असुविधा हुई। गांव की गलियां मुझे पहली बार बहुत संकीर्ण लगीं। कहीं कहीं तो दो आदमी भी साथ साथ निकलना चाहें तो सुविधा होती है। क्या शहरों की तरह आसपास की दीवारों को तोड़कर इन गलियों को और चौड़ा नहीं किया जा सकता? आज के ज़माने में मकान गिराते कितनी देरी लगती है। मशीन की महज एक छोटी सी फूंक में पूरा का पूरा शहर उड़ाया जा सकता है। यह मामूली सी गली क्या चीज़ है। उफ, जैसे दम घुट रहा है। मेरे मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि लगा गली की मिट्टी की सारी दीवारें थरथरा उठीं और उसमें से एक अतिशय विशाल पुराना मटियाला चेहरा प्रकट होने लगा।
यह एक सदियों पुरानी स्त्री थी। उसका चेहरा अनंत रेखाओं का जाल मालूम पड़ रहा था। मैंने उसे इसके पहले कभी नहीं देखा था, परंतु लगता था जैसे उससे मेरा युगों युगों का अपनापा हो। कौन है यहाँ जिसे जितना ही देखता हूँ भीतर अविरल सिक्तता का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए कुछ भी समझना कठिन हो रहा था। मैं उससे कुछ पूछता उसके पहले ही उसने स्निग्धता से मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं गली हूँ, वही गली जिसकी गोद में खेल खेल कर तू इतना बड़ा हुआ है। आखिर अचानक तू इतना मोटा हो गया है कि मैं तुम्हें संकरी लगने लगी हूँ। मैं सदियों से जीवंत परंपराओं का अविरल प्रवाह हूँ, केवल एक गली नहीं। वेदों के सूक्तों में जीवन की आशा और उसके उत्कर्ष का विजय गान गाते हुए ऋषियों ने न जाने कितने मंडल गुजरते ऋषियों के न जाने कितने मंडल गुजरते रहे यहाँ से, परंतु किसी ने संकीर्ण नहीं कहा मुझे। न जाने कितने श्रमणों के विशाल मंडलों के साथ संसार को संबोधित करते हुए महावीर और बुद्ध गुजरे हैं यहाँ से, परंतु किसी को कठिनाई में नहीं डाला मैंने कभी। लगता है कल की ही बात है, हजारों लाखों स्वाधीनता सेनानियों के साथ गांधी जी गुजरे थे यहाँ से। संकल्पों आस्थाओं के नूतनतम शस्त्रों से सज्जित उन महारथियों के दिगंत व्यापी उद्बोधनों के शत सहस्त्र प्राणों में स्वाधीनता और नूतन जीवन की आशा जागृत होती थी, जिन्होंने युद्ध प्रणाली का एक नूतन इतिहास रच दिया। इस विश्व में उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ से न जाने कितने शादी विवाह के बारात गुजरे हैं, न जाने पर्व त्योहारों में कितने दंगल सजे हैं, यहाँ मेले लगे हैं, मगर अब तक किसे रुकना पड़ा है यहाँ। थोड़ी देर चुप रहकर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने अत्यंत आत्मीयता से कहा, बेटा, हर गली हर रास्ता आपस का एक समझौता है, एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा कष्ट सहने का। अगर यह दृष्टि प्राप्त हो जाए तो कोई भी जगह इतनी छोटी नहीं होती कि वहाँ बसा न जा सके, और कोई भी रास्ता इतना संकीर्ण नहीं होता कि उसे अपनी मंजिल न पाई जा सके। जरा सा दाहिने हो जाओ चलते चलते, जरा सा बाएं सरक जाओ, जरा कभी धीमे तो कभी तेज हो जाओ, तो सबको रास्ता मिल जाता है। अपने साथ साथ दूसरों का रास्ता कठिन वे लोग बना देते हैं जो बीच में रुककर खड़े हो जाते हैं और टस से मस नहीं होना चाहते, जो दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाना चाहते हैं, या जो दूसरों को अपने बताए रास्ते पर चलने को मजबूर करते हैं। मौन भाव से परस्पर समझौते की अवहेलना ही किसी रास्ते को संकीर्ण बनाती है। तभी निकल पड़ती हैं तलवारें, और सौंधी मिट्टी खून से लाल हो जाती है, और ताज़ी हवाओं में घुल जाती है लाशों की सरांत। बेटा, हर रास्ते की एक ही चिंता होती है कि उसका राही अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। हर रास्ता इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात दौड़ता रहता है। बेटा, रास्ता न तो किसी को रोकता है, न कभी खुद रुकता है। अगर तुम जरा सा रुके कि आगे की दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है। तुम्हारा रुकना दूसरों के लिए रुकावट है। सारी खुराफात की जड़ें इसी में हैं। अतः राहगीरों के समझौते को मत तोड़ो, यही चलने का उसूल है। इसलिए रास्ते से गुजर रहे हो तो चलते रहो। मैं मंत्रमुग्ध सा गली की बातें सुन ही रहा था कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मुड़कर देखा तो नथनी बाबा कंधे पर हल संभाले और 2 बैलों की रास हाथ में संभाले मेरे रास्ते से तनिक किनारे होने की बाट जोह रहे थे। अपनी भूल का भान होते ही मैं क्षमा प्रार्थना करता हुआ किनारे हो गया और वे अपने बैलों के साथ आगे बढ़ गए। उनके पीछे से बच्चों का एक रेला जो खड़ा था, रास्ता खुलते ही किसी पुरानी फिल्मी धुन को जोर से हवा में उछालता ईद के मेले की ओर भागा। उनके पीछे दही वाली जोधी बहू ने आवाज़ लगाई। तब लगा एक आदमी की रुकावट भी कई बार दूसरों के लिए कितनी बड़ी रुकावट बन सकती है। यह राहगीरी के नियमों के विरुद्ध है। मैंने समझ लिया कि यह गली संकरी नहीं है, यह मैं हूँ जो चलने की जगह रुक गया हूँ। रास्ता न तो रुकता है न दूसरों को रोकता है। बरसों बाद मुझे मुंबई जाना पड़ा। मुझे
ठाणे से दादर की यात्रा करनी थी। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के लिए लोकल गाड़ियों को सबसे सुलभ माना जाता है। मैंने मुंबई की लोकल गाड़ियाँ पहली बार देखी थीं। दिन के 9 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर जैसे स्त्री पुरुषों का महासागर उमड़ रहा था। दहाड़ती हुई विद्युत इंजनों वाली गाड़ियां समय के हर छोटे छोटे अंतराल पर यात्रियों की विशाल संख्या उगलती निगलती महाप्रभंजन की भांति प्लेटफॉर्म और आसपास के परिवेश को प्रकंपित करती लगातार भागी जा रही थीं। यह सब देखकर मेरी स्थिति यात्री से दर्शक में परिवर्तित हो चुकी थी। न जाने कितनी गाड़ियां आईं और गईं, परंतु लोगों की भीड़ में कमी क्या होती, यह तो हर पल बढ़ती ही जा रही थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इस ट्रेन पर जीवन भर सवार होना मेरे लिए सरल नहीं होगा, परंतु थोड़ी ही देर में मैंने अनुभव किया कि मैं प्लेटफॉर्म पर नहीं कंपार्टमेंट में था। ट्रेन मुझे लिए हवा से बातें करती हुई मानो उड़ी चली जा रही थी। कंपार्टमेंट के भीतर का दृश्य प्लेटफॉर्म के दृश्य से कम भयावह नहीं था। भीतर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इस भीड़ में मेरे लिए बाहर की दुनिया गायब हो चुकी थी। एक दूसरे में उलझे पुलझे शरीरों और हिलते डुलते सैकड़ों मुंडों के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन आ रहे थे और जा रहे थे। मुझे लग रहा था इसी तरह दादर भी आएगा और निकल जाएगा और मैं न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने अपनी बगल के सहयात्री से, जो अपने एक पाँव को किसी तरह फर्श पर टिकाए एवं एक पाँव को हवा का आश्रय दिए खड़े थे, पूछा, दादर तो अभी दूर है ना? आश्चर्य है, उन्होंने जरा भी झल्लाए बिना जोगियों की मुद्रा में आश्वस्त किया, घबराओ नहीं, मैं बताऊंगा। आश्चर्य ही नहीं, महाआश्चर्य है कि जिस भीड़ में ठीक से सांस तक लेना सरल नहीं, वहाँ लोग दूसरों की समस्याओं के प्रति इतने सहानुभूतिशील हैं। आदमी सचमुच कितना विचित्र चरित्र है, कितना विचित्र। अचानक मैं किसी प्रकार अपने दोनों पांवों पर खड़ा हो चुका था और ऊपर की ओर लटकती एक जंजीर मेरे हाथ लग चुकी थी, जिसे मैंने खूब जोरों से पकड़ लिया था। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में थी। तभी मैंने अपने कंधे के पीछे से एक हल्का सा दबाव महसूस किया। बड़ी कठिनाई से मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। यह गली थी। उसने बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए कहना शुरू किया, देखते हो यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ इनसे अधिक एक तिल रखने की भी जगह नहीं है, किंतु यह गाड़ी जहाँ भी रुकती है वहाँ उतरने वालों की तुलना में ज़्यादा लोग सवार होते हैं, मगर जगह है कि बनती ही चली जा रही है। कहीं ऐसा कोई नहीं जिसे भीड़ के कारण अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी हो। ऐसा भी नहीं कि लोग बड़े आराम से खड़े हों। ठीक से सांस लेना भी कठिन है। यहाँ लोग भीड़ में अभी अभी प्रेस से छपकर आए अखबार की तरह एक दूसरे से मानो चिपक गए हैं। गली ने फिर कहा, देखते हो कोई अपने से मनो भारी वजन वाले आदमी से दबा दीवार से चिपका खड़ा है, तो किसी की नाक में किसी की कोहनी घुसी जा रही है। किसी का एक पांव फर्श पर टिका है तो दूसरा हवा में सांकेतिक आश्रय मात्र लिए हुए है। जो दरवाजे पर खड़ा है उसका संकट और भी गहरा है। उसे भीतर से पड़ने वाले दबावों से अपने आप को निरंतर बचाना पड़ रहा है ताकि वह बाहर न गिर जाए। यही नहीं, तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले विक्रेता भी अपनी जीविका कमाए जा रहे हैं। न जाने किस कला से वे इस भीड़ को चीर चीर कर अपना रास्ता ही नहीं बना रहे हैं, चारों ओर घूम घूम कर अपने सामान भी बेचे चले जा रहे हैं। लगता है जैसे सुई की छेद में नाच रहे हों। उस किनारे पर एक युवक युवती को कसकर अपनी बाहों में लपेटे न जाने कब से कौन सा मनोरंजक प्रसंग सुनाए चला जा रहा है, और युवती अपनी चमकती आंखों और धधकते होठों से न जाने क्या सुने जा रही है। लगता है वे इस जानलेवा भीड़ में नहीं, किसी पार्क में खड़े हों और उनके आसपास और कोई भी नहीं हो। उन्होंने तय कर लिया हो कि वे एक दूसरे को अपनी सारी बातें सुना करके ही रहेंगे। उस किनारे पर करीब करीब एक दूसरे में गुत्थम गुत्था रोज़ दफ्तर जाने वाले नौजवान एक दूसरे को छेड़ते छाड़ते ताश खेलने में मशगूल हैं। उस तरफ एक विदेशी किसी तरह झांकता हुआ बाहर का नज़ारा ले रहा है। एक बुजुर्ग सज्जन वहाँ इस जानलेवा सी भीड़ में अखबार पढ़े जा रहे हैं। लगता है पूरी दुनिया इस कंपार्टमेंट में समाहित हो गई है और अपनी सारी विशेषताओं के
साथ यात्रा कर रही है। कष्टों और असुविधाओं का अंत नहीं है, किंतु किसी यात्री को यदि यहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं है तो अपनी असुविधाओं से, अपने कष्टों से। आखिर किस धर्मोपदेशक ने इन्हें ऐसा उपदेश दिया है? आखिर कौन सा नेता भाषण दे गया है इनके बीच? आखिर वह कौन सा संविधान है जिसमें उन्हें इस तरह जकड़कर बांध दिया है? एक मौन समझौता, एक दूसरे को सहन करने, संभाल लेने का मौन समझौता। और यही समझौता उन्हें असह्य से असह्य स्थितियों में भी साथ लिए चला जा रहा है। सबको पता है यहाँ न कोई रुकने आया है, न कोई किसी को रोकने। गली ने तनिक रुक कर कहा, यह तो अनिवार्य यात्रा है जिसकी मंजिल अभी या घंटे आध घंटे बाद आनी है। इसी घंटे भर बाद की मंजिल के लिए सब ने इसे सहज भाव से स्वीकार लिया है, इन कष्टों को। लेकिन सोचो तो सही, उस मोटी देह में दबे आदमी को यदि यह पता हो जाए कि उसे जीवन भर इसी तरह जीने को बाध्य होना पड़ेगा तो सारी सहानुभूति खत्म हो जाएगी, सारा समझौता छिन्न भिन्न हो जाएगा। वह दबा हुआ आदमी उस मोटे आदमी को उठाकर फेंकने में अपनी ताकत लगा देगा। दरवाजे से लटका आदमी भीतर क्या, अपने साथ खड़े आदमी को भी निर्ममता से बाहर धकेल कर अपनी सुरक्षा की चिंता करेगा। क्योंकि अगर जीवन भर खड़े रहना है तो केवल वही क्यों खड़ा रहे, जरा और लोग भी तो आनंद उठाकर देखें। इसीलिए कष्टकर प्रतीक्षा की भी एक सीमा निश्चित होनी चाहिए, ताकि समझौते, सहानुभूति और इंसानियत की गुंजाइश बनी रहे। वरना न यह ट्रेन रहेगी, न होंगे यात्री। चारों ओर लाशों के ढेर होंगे, रक्त स्लथ होंगे आदमी के सच और सपने। इसीलिए कहती हूँ बेटे, जरा दाएं बाएं सरकते रहो। रास्ता हर किसी को मंजिल तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। मैं गली की बात पूरी तल्लीनता के साथ सुन ही रहा था कि पास ही खड़े एक सज्जन ने मुझे करीब करीब झंझोड़ते हुए याद दिलाया, दादर दादर आ गया। कुछ और लोगों ने भी चिंता कर मेरा ध्यान खींचा, दादर दादर। मैं चौंक पड़ा। ओह, जिस दादर को मैं करीब करीब भूल चुका था वह लोगों को अब भी याद है। वह असाधारण भीड़ भी मेरे गंतव्य की याद थी। उन्हें आखिर वे कौन हैं? उन्हें याद थी उन्हें आखिर वे कौन हैं मेरे। इसके पहले कि मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता, मैं ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और ट्रेन अपने गंतव्य के लिए भागी चली जा रही थी। तभी मुझे गली की याद आई। अरे गली गली कहाँ गई? तभी जैसे मेरे भीतर की गहराइयों से किसी ने कहा, मैं यहाँ हूँ बेटे, मैं तब तक तुम्हारे साथ चलती रहूँगी जब तक तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता। कृतज्ञता और सम्मान से मेरा मस्तक नत हो गया। मदन मोहन तरुण।